याद रखनी होंगी मैं बता दूंगा, पहले एक बार क्वेश्चन फिर इसको सॉल्व कर पाओगे आप। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सर्किट ऑफ डिस्टेंस आर in delta t, then the total quantity of electric charge that passes any point in the circuit during the time delta t is given by। ठीक है, अब एक सर्किट है बेटा, पहले इसको समझो कि पूछ क्या है। एक सर्किट है, उस सर्किट में ना कोई फ्लक्स चेंज हो रहा है, डेल्टा 5 फ्लक्स का चेंज ऑब्जर्व हुआ कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में। तो ये पूछ रहा है कि ड्यूरिंग दिस डेल्टा टी टाइम उस सर्किट में से टोटल चार्ज कितना पास किया होगा, टोटल चार्ज कितना पास किया होगा। तो कल जो हम क्वेश्चन कर रहे थे, क्या हम उसमें ये नहीं बता रहे, सबसे पहला देखो हम ये देख रहे थे कि ईएमएफ क्या था अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, माइनस डी, ये याद है? यस सर। यस सर। यस सर। माइनस डी फाइव बाई डी टी। ठीक है, फिर इसी का अगर हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे थे तो हम बोल रहे थे कि मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी। dt। स्क्रीन क्या हो रहा है? सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा, पता है बेटा मुझे, इसलिए मैं रुक गया। दिख रही है? दिख रही है ना, अब दिख रही है, ठीक है। तो देखो, हाँ अब देखो, अगर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो हमने डी फाइव बाई डी टी लिख दिया इसी को, राइट। और इसी को हम लिख देते थे कि अगर कोई फाइनाइट टाइम की बात हो रही है तो डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी, यानी कि टोटल चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन फॉर दैट चेंज टू बी ऑब्जर्व्ड। मेरे को ना कुछ और ट्राई करना पड़ेगा, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ऐसे नहीं हो पाएगी आज तो, बड़ा बेकार नेटवर्क है, वीकेंड है ना शायद इस वजह से। रुक जाओ।
बेटा एम आई ऑडिबल? Yes, sir. अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अब सही चल रहा है आई बिलीव। ठीक है, देखो d∅/dt अगर हम EMF, वापस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इतनी देर हम भूल गए होगे तुम लोग। देखो क्वेश्चन में क्या कल तक हमने देखा था कि अगर कोई सर्किट है, उस सर्किट के थ्रू अगर कोई फ्लक्स चेंज हो रहा है ना, कोई लूप है, उसके थ्रू अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो क्या होता था, उसमें एक EMF डेवलप होता था, राइट। और वो EMF अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ क्या था, -d∅/dt। इसी का अगर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे थे तो हम इसको लिख देते d∅/dt, और अगर फाइनाइट टाइम है, गिवन टाइम इंटरवल की बात है तो ∆φ/Δt। ठीक है, अब अगर लूप क्लोज्ड होगा तो फिर हमने करंट की वैल्यू भी निकाली थी ना, करंट इज इक्वल टू EMF बाय रेजिस्टेंस। Yes, ठीक है, sir. तो कल तक हम करंट तो निकाल पाए थे, तो अगर हमें करंट पता है और टाइम पता है तो हम चार्ज निकाल सकते हैं, टोटल चार्ज। Yes, sir. कैसे निकालोगे टोटल चार्ज? I equals to Q by T. Q इज इक्वल टू I/dt कर सकते हो, है ना, I/dt या फिर dQ/dt होता है ना, I इज इक्वल टू dQ/dt, I इज इक्वल टू dQ/dt होता है। ठीक है, अब हमें इतना पता है, तो अगर हमें टोटल चार्ज निकालना है तो क्या कर सकते हैं भाई, dQ इज इक्वल टू I/dt, और टोटल तो क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड, यानी इधर इंटीग्रेट कर Q आ जाएगा और इधर क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ I/dt। ठीक है, अब आपको सफिशिएंट चीज़ें पता चल गई, यहाँ तक तो हमने कल ही किया था। अब खाली एक और काम करना है जिसमें हम चार्ज की बात करें कि टोटल चार्ज बताओ, करो इसको एक बार ट्राई। जिनका आंसर आएगा हैंड रेज कर लेना बेटा। सिमरन अपूर्वा का आंसर आ गया, बाकी लोग? सर मैं तमनप्रीत, तो मैंने अपनी सिस्टर की आईडी से डाली थी। कोई बात नहीं, ठीक है, तमनप्रीत का आंसर आ गया, अपूर्वा का, अक्षरा, मोनिका एंड रानी। ठीक है, अब सुनो क्या आंसर आया, पहले बताओ क्या आया आपका आंसर। ऑप्शन बी आया किसी का? Yes, yes, sir. ऑप्शन बी आया, ठीक है। क्या करना है बेटा, अब देखो यहाँ पे ध्यान से रखो, हमें टोटल चार्ज क्यू निकालना है। अब हमें क्यू पता है भाई, ये करंट इनटू dt होता है, ठीक है। अब करंट का क्या फॉर्मूला था, EMF डिवाइडेड बाय R, और EMF को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा फाई बाय Delta डेल्टा T. फाई, और साथ में 1/r से मल्टीप्लाई हो रखा है ये, राइट। तो E/R था तो डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी इंटू 1/r, ये मेरा आ गया क्या, करंट। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, टोटल चार्ज। तो चार्ज इज इक्वल टू I इंटू dt होता है ना। तो अगर मैं किसी Yes, sir. फाइनाइट टाइम की बात कर रहा हूँ तो यहाँ इंटीग्रेशन में भी ये डेल्टा टी ही आ जाएगा इधर। ठीक है, तो इधर क्या करेंगे, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी इंटू 1/r और इंटू डेल्टा टी। तो क्या होगा, डेल्टा टी से डेल्टा टी कट जाएगा, है ना। क्या आंसर आएगा, डेल्टा फाई बाई R. आर। R.
तो अब ध्यान देने वाली बात देखो क्या है कि आपको टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इन दिस गिवन टाइम इज चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय आर, चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस इन द सर्किट। तो जितना इस गिवन टाइम डेल्टा टी में फ्लक्स चेंज होगा, मान लो डेल्टा 5 फ्लक्स चेंज हुआ इन दिस डेल्टा टी टाइम, तो टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट का वैल्यू क्या रहेगा, चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो डेल्टा 5 बाय आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो ये हमारा डिराइव भी हो गया एक तरीके से, और हमें समझ भी आ गया कि भाई कल जो हमने किया था उसका एक एक्स्ट्रा स्टेप हो रहा है इसमें, कि हमें क्या करना है, चार्ज का जो बेसिक प्रिंसिपल था करंट का, कि चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, है ना, डेल्टा 5 बाई डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। तो यहाँ से मुझे टोटल चार्ज पता चल गया, ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लो, डेल्टा 5 बाई डेल्टा टी। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ circuit in time delta t when the flux changes by delta phi is equal to delta phi by r। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन करेंगे, इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, इसको बाद में करेंगे, ये करो पहले थर्ड वन। मनप्रीत का आंसर आ गया, बताओ बेटा क्या है। ऑप्शन डी सर, डी। ऑप्शन डी आया है, चलो फिर देखते हैं। क्या पूछा है इन्हें, कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 10 ohm, the induced current developed by changing magnetic flux through it is shown in the figure। the magnitude of change in flux through the coil, change in flux बताना है आपको, है ना। तो एक बात बताओ, चेंज इन फ्लक्स का अभी फॉर्मूला क्या आया था, Q इज इक्वल टू डेल्टा 5 बाई डेल्टा 5 बाय आर। डेल्टा 5 बाय आर। ठीक है, क्वेश्चन में R तो दे दिया, R कितना दिया है 10 ओम। 10 ओम। और मुझे क्या निकालना है, डेल्टा 5 निकालना है, यस चेंज इन सर। फ्लक्स। यस सर। मुझे क्या पता होना चाहिए इसके लिए, टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। अब जो ग्राफ दिया है, क्या मैं उससे टोटल चार्ज निकाल सकता हूँ, यस सर। Q इज इक्वल टू आई डी टी होता है, इंटीग्रेशन ऑफ यस सर। यस सर। को क्या Yes, बोलते sir. हैं, एरिया अंडर द कर्व भी बोलते हैं। Yes, sir. तो जो यस सर। आई टी ग्राफ पे जो एरिया अंडर द कर्व होगा, क्या वो टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट को रिप्रेजेंट करेगा, टोटल Yes, चार्ज sir. दैट यस सर। इज क्रॉसिंग दिस सर्किट इन गिवन टाइम डेल्टा टी। तो आपको ऐसे मिल जाएगा आई डेल्टा टी से। तो इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, इसमें देखो वर्टिकल एक्सिस पे एम्पियर है यूनिट और हॉरिजॉन्टल पे टाइम है।
सेकंड में, तो दोनों ऐसा ही यूनिट है। खाली मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लूंगा तो मुझे चार्ज कूलम्स में मिल जाएगा। तो क्या करूंगा, Yes, 1/2 बेस कितना है इसका 0.1 इंटू हाइट इज 4, तो कितना आंसर आया इसका 0.2 कूलम्स, चार्ज आ गया 0.2 कूलम्स। ठीक है, अब देखो, अब मुझे दोनों चीज़ें पता चल गई, मुझे चार्ज भी पता चल गया और रेजिस्टेंस मुझे पता ही था। तो डेल्टा फाई कितना आया, डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्यू इंटू आर। तो क्यू आपका था 0.2 एंड रेजिस्टेंस इज 10, तो टोटल फ्लक्स कितना आ गया 2 वेबर। तो आपका Yes, sir. आंसर क्या आएगा फिर, Option B. Option B. किसी का बी आया था आंसर पहले? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। कैसे निकलेगा वो समझ आया आपको कि भाई मुझे चार्ज फाइंड आउट करना है, और चार्ज मुझे पता है कि करंट और टाइम ग्राफ के ऊपर एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट करता है चार्ज। एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व किसी भी ग्राफ पे क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस इनटू वर्टिकल एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल आपका टाइम है और वर्टिकल करंट है, तो आई इंटू टी क्या होता है, चार्ज। Charge. ठीक है, तो यहाँ से आपको चार्ज मिल जाएगा। पिछले क्वेश्चन में आपने देखा ये फॉर्मूला कहाँ से आया था, सिंपल एनर्जी Yes, sir. कंसिडरेशन Q पाई बाय आर, राइट। अब देखो इसके बाद अब ये समझ आ गया, तो अब ये क्वेश्चन करने की स्थिति में हम आ गए हैं। ये करो, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। 2017 में देखो ये आया था, वो भी आए हुए थे, 2012 में आया था, एक 7 में आया था सर। करो इनको। जो कल कंसेप्ट पढ़ाए थे, परसों पढ़ाए थे, उनका भी यूज होगा बेटा इसमें। दूसरे कॉइल के साथ तो कपलिंग फैक्टर कितना होगा, कपलिंग कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होगी? 1. One, sir. कल बताया था ना, 1 होगी ना, Yes, sir. Yes, sir. 1 होगी। ये चीज आप ध्यान रखना। A long solenoid of diameter 0.1 meter has 2 to the power 2 into 10 to the power 4 turns per meter. At the center of the solenoid, a coil of 100 turns and radius this is placed with its axis coinciding with the solenoid axis. The current in the solenoid reduces at a constant rate to 0 पे करंट आ जाता है 4 एम्पियर से। टाइम कितना यूज हुआ, डेल्टा टी इज 0.05। If the resistance of the coil is given as this, the total charge flowing through the coil during this time is, ठीक है। तो टोटल चार्ज आपको निकालना है, ठीक है बेटा। अभी Yes, तक हमने sir. क्या, उसमें देखो गिवन वैल्यूज लिख लेते हैं सबसे पहले। तो हम R इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल 10. 10 pi. pi. Pi square. 10 पाई स्क्वायर ओम, ठीक है। उसके अलावा आपको डेल्टा आई दे रखा है ना, चेंज इन करंट दे रखा है, कितना है 4 MP.
4 4 और डेल्टा टी दे रखा है कितना टाइम है 0.05 0 ठीक है। उसके अलावा और क्या दे रखा है हमें, इसके अलावा हमें ये दे रखा है कि भाई एक सोलिनॉइड है, ठीक है। सोलिनॉइड क्या होता है सबको पता है ना, ऐसे हेलिक्स की फॉर्म में अगर वायर ऐसे लिपटी हुई है तो इसी को बोलते हैं सोलिनॉइड, ठीक है। अब ये सोलिनॉइड का डायमीटर आपको दे दिया, आपको इसका नंबर ऑफ टर्न्स दे दिए, और ये बोल दिया कि सोलिनॉइड के ही सेंटर पे एक और कॉइल रखी है ऐसे, इस कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स 100 है, और इस कॉइल के अंदर ही और क्या दे रखा है, इसका रेडियस जो है वो 0.01 मीटर है, ये दे रखा है। अब बोल रहा है कि टोटल चार्ज पासिंग थ्रू दिस कॉइल, ठीक है। अब आपको क्यू निकालना है जो इस कॉइल में से पास करेगा, और ये सारी चीज़ें दे रखी हैं इसी कॉइल के लिए, ठीक है। तो अब आपको आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखो सारी चीज़ें गिवन है, केवल और केवल फ्लक्स नहीं पता हमें, है ना। तो फ्लक्स कैसे निकालते थे, जब ऐसे दो कॉइल लगे हुए हों सेंटर टू सेंटर, कपलिंग फैक्टर 1 हो गया, तो जितना भी फ्लक्स सोलिनॉइड के थ्रू पास करेगा उतना ही फ्लक्स कॉइल के थ्रू पास करेगा। और फ्लक्स थ्रू द सोलिनॉइड आप निकालो, कैसे निकालोगे फ्लक्स थ्रू द सोलिनॉइड, इससे पिछले चैप्टर का एक फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे, फ्लक्स थ्रू द सोलिनॉइड निकालने के लिए वहाँ पे सोलिनॉइड का एक फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए सोलिनॉइड इज इक्वल टू, क्या होता है, म्यू नॉट N1 म्यू नॉट, ठीक है। तो म्यू नॉट एन आई फॉर्मूला आप यूज करो, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय सोलिनॉइड म्यू नॉट एन आई। अब म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, -7 और नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलिनॉइड इज गिवन एज 2 into 10 to the power 4. और क्या दे रखा है, आई करंट इन द, करंट का वैल्यू बताओ, करंट 4 एम्पियर इनिशियली दे रखा है ना 4 एम्पियर, तो ये 4 एम्पियर लिख लो। तो अब हमें ना निकालना पड़ेगा इसमें इनिशियल और फाइनल। फाइनल इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड तो आपका आ गया ये, तो इसको कैलकुलेट करो। फिर फाइनल मैग्नेटिक फील्ड मान लो ये प्रोड्यूस बाय द सोलिनॉइड, ये क्या आएगा म्यू नॉट एन आई। तो करंट फाइनल 0 हो गया तो ये 0 आ जाएगा, है ना। तो इनिशियल आपका यहाँ से कैलकुलेट होगा और फाइनल 0 आएगा। तो यू कैन फाइंड आउट फ्लक्स करस्पॉन्डिंग टू दीज, है ना, इनके करस्पॉन्डिंग फ्लक्स भी निकाल सकते हो। फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड का कैसे निकलता था, फॉर्मूला क्या था, फाई इज इक्वल टू एन ए बी cos थीटा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अलाइंड है सारी की सारी, तो थीटा चेंज हो नहीं रहा, अपन मैक्सिमम वैल्यू बात करेंगे तो एन ए बी कोस थीटा, थीटा कोस थीटा के 1 ले लेंगे, तो एन ए बी निकाल लो, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स इंटू ए इंटू बी, अब ये वैल्यू निकालो आप, फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस कॉइल, क्योंकि आपको चार्ज भी इसी कॉइल में से निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आएगा, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय सोलिनॉइड। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो सारा का सारा इस कॉइल से भी पास कर रहा है, ठीक है बेटा। तो अब हमें यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी सोलिनॉइड के द्वारा प्रोड्यूस किए गए मैग्नेटिक फील्ड की, जिसकी वैल्यू क्या आने वाली है 8 इंटू 4 32 इंटू 10 टू द पावर -3, 32 पाई इंटू 10 टू द पावर -3 टेस्ला, ठीक है। ये हमारा आ गया मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द सोलिनॉइड। अब मैं फ्लक्स निकाल लूंगा, फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस येलो कलर का कॉइल क्या आएगा, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल कितने हैं 100 एरिया सर्कुलर कॉइल है तो पाई इंटू आर Scale. 0 इंटू बी मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है 32 pi into 10 raised to power -13. ये आ गया। तो यहाँ से मुझे फ्लक्स मिल जाएगा, और ये है फ्लक्स इनिशियल, और फाइनल फ्लक्स कितना आएगा, फाइनल फ्लक्स 0 है वो 0 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ही 0 हो गया। तो चेंज इन फ्लक्स कितना होगा, चेंज इन फ्लक्स इसी वैल्यू के बराबर होगा यहाँ से जो कैलकुलेट होगी चेंज इन फ्लक्स। तो चेंज इन फ्लक्स मिल गया मुझे, रेजिस्टेंस मुझे पता था, तो क्या मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ, क्या फाइंड आउट कर सकता हूँ, टोटल चार्ज इज इक्वल टू डेल्टा 5 बाय Delta 5 by delta. आर, डेल्टा 5 बाय आर, ठीक है। अब ये पहले फ्लक्स निकालो,
फिर रेजिस्टेंस जो क्वेश्चन में दिया है कितना दिया है 10 पाई स्क्वायर, उससे डिवाइड करो और मुझे वैल्यू बताओ टोटल चार्ज की। बताओ फिर आंसर क्या आएगा। ये थोड़ा 2 स्टेप का क्वेश्चन हो गया है ना। Yes, sir. आ गया आपका आंसर रानी? Yes, sir. बताओ विच इज द राइट आंसर। Sir, option B. ऑप्शन बी। दीक्षा आपका क्या है आंसर बेटा? B, sir, B. ऑप्शन बी Option B. 32 माइक्रो कूलम्स। ठीक है, तो सबको दिख भी रहा है वैसे ना, सबको दिख भी रहा है कि 10 पाई स्क्वायर है, तो पाई तो इधर से कटेगा और वैल्यू निकालोगे तो 32 बच जाएगा शायद, ऐसे का ऐसा। नहीं बचेगा क्या? रुको करते हैं। बी या से दिख भी रहा होगा आपको तो इसको क्या करना है, डेल्टा अपने को फाई डेल्टा फाई निकालना है पहले तो, चेंज इन फ्लक्स। तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल कर लो या इनिशियल माइनस फाइनल कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को चेंज इन फ्लक्स से मतलब है। ठीक है, तो हम खाली ये लिख देते हैं 100 पाई इंटू ये 10 टू द पावर -2 था तो इसका स्क्वायर किया तो 10 टू द पावर -4 इंटू 32 पाई इंटू 10 टू द पावर -3 ये आ गया। और -0 करोगे तो ये फाइनल फ्लक्स 0 था तो कर लो, -0 करना है तो ये आपका चेंज इन फ्लक्स आ गया, जो कि वैल्यू आएगी 3200 पाई स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर -7। ठीक है, ये डेल्टा फाई आ गया। और आपको निकालना है क्यू, क्यू की वैल्यू है डेल्टा फाई बाई आर। रेजिस्टेंस दे रखा है 10 पाई स्क्वायर, तो 3200 पाई स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर -7 डिवाइडेड बाई 10 पाई स्क्वायर। तो यहाँ से पाई स्क्वायर कट जाएगा, 10 से ये कट जाएगा, तो आपका क्या आएगा 32 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलाम्ब, तो 32 माइक्रो कूलाम्ब आपका आंसर आ जाएगा। टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द, कहाँ से फ्लो कर रहा है ये आंसर बताओ, कहाँ से फ्लो कर रहा है? आंसर तो आ गया, ये चार्ज कौन से Solenoid. कॉइल से अंदर वाली सॉलिनॉइड से। Solenoid. अंदर वाली जो येलो कलर की कॉइल है उससे फ्लो करेगा ये। ठीक है, उससे ये चार्ज अच्छा। फ्लो करेगा, क्योंकि फ्लक्स एसोसिएटेड किससे निकाला बेटा हमने? फ्लक्स एसोसिएटेड अंदर वाले कॉइल का निकाला ना, बाहर का Yes, sir. बाहर वाले Yes, बाहर sir. से तो सोलिनॉइड की स्पेसिफिकेशन दे रखी थी, उससे हमने उसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया। और फिर क्योंकि ये दोनों अलाइंड थे एक्सिस टू एक्सिस, तो यहाँ पर हमने कपलिंग फैक्टर को 1 रखते हुए बोला कि जितना भी मैग्नेटिक फील्ड सोलिनॉइड प्रोड्यूस करेगा वो सारा का सारा अंदर वाले कॉइल से पास करेगा ही करेगा, राइट। अब वो करेगा पास, तो भाई हमें उस मैग्नेटिक फील्ड से एसोसिएटेड फ्लक्स निकालना पड़ेगा। फिर वो फ्लक्स हमने अंदर वाले कॉइल के लिए निकाला है, और इसीलिए हम क्या बोलेंगे कि ये जो चार्ज फ्लो कर रहा है ये भी अंदर वाले के लिए ही हमने कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया 32 माइक्रो कूलम। दिस इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू दिस येलो कलर का इनर कॉइल विच हैज 100 टर्न्स इन द टाइम ऑफ 0.05 सेकेंड। इतने टाइम में ये चार्ज फ्लो किया है। ठीक है, ओके जी। अब आपको ये एनर्जी वाले क्वेश्चन आ गए? हाँ सर ये जो अगला क्वेश्चन था इससे अगला वाला जिसने हाँ एरिया निकाला था सर, हाँ उसमें वो फॉर्मूला लगाया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाँ सर अगर हम ऐसे करते कि आई बाहर निकाल लेते और टी को डिफरेंशिएट कर देते उसकी लिमिट लगा के 0 to 0.1, तो सर हाफ तो उसके साथ आता नहीं, तो फिर 4 नहीं आता आंसर। कैसे करते? आई को बाहर निकालिए, फिर आई की वैल्यू क्या रखते बताओ? सर आई की वैल्यू 4। 4 क्यों रखते हैं भाई? 4 आई की वैल्यू 4 कहाँ पर है? केवल और केवल पॉइंट 0 पे, t0 पे तो है 4। उसके बाद अगर मान लो मैं बोलूँ कि 0.05 सेकेंड्स पे बताओ इनके बीचों बीच, तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है? 0.02 है। 2 आएगी ना, और यहाँ पे Yes, sir. 0 है, तो आपके पास एक फिक्स वैल्यू नहीं है। तो आप अगर इंटीग्रेशन कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? आपको यहाँ पर पतले पतले स्ट्रिप्स लेने होते हैं, जैसे एक स्ट्रिप ये ले लिया, ठीक है। अब इसके अंदर आप बोल दोगे कि ठीक है यार, इसका जो बेस है वो
डेल्टा टी है, मान गया मैं आपकी बात, डी टी है, लेकिन इसका विड्थ इसकी इस पॉइंट पे 4 है, फिर अगला स्ट्रिप लोगे वो अगला स्ट्रिप जो होगा उसकी विड्थ रहेगी, उस वो भी डी टी विड्थ की स्ट्रिप रहने वाली है, तो उसमें आप निकालोगे। तो ऐसे आप जब इंटीग्रेशन करते हो तो आपके पास ऐसे स्ट्रिप्स होते हैं, राइट। बट हम क्यों करें वो, हमें अगर एरिया ही निकालना दिख रहा है, इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है टोटल एरिया कैलकुलेट करना, व्हेन वी डोंट हैव एनी पर्टिकुलर फॉर्मूला फॉर दैट। लेकिन अगर हमें पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल है तो हमें फॉर्मूला ही पता है सीधा सीधा, है ना। तो हम ऐसे ओके सर। आप कर सकते थे आई डी टी से, बट वहाँ पे आई की वैल्यू क्या रखोगे, वो एक बड़ा क्वेश्चन है ना। और अगर आप बोलो कि सर मैं आई की वैल्यू 2 रख लेता हूँ, राइट, ठीक है, रख सकते हो 2, लेकिन 2 रखते टाइम फिर अप्रोक्सीमेशन जो आप करोगे ना एरिया निकालने के लिए, वो बहुत क्या हो जाएगा, वो बहुत वेग हो जाएगा। देखो इस केस में शायद सही भी आ जाए, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा समझो, इंटीग्रेशन भी तुम्हें थोड़ा समझाएगा। अब आपने बोला, देखो सब बच्चे देखो बेटा, यहाँ पे क्या तमनप्रीत बोल रही है कि सर मैं, आपने बोला है कि Q इज इक्वल टू आई डी टी होता है, ठीक है, डी क्यू इज इक्वल टू, तो इंटीग्रेशन आई डी टी हो गया। अब ये बोल रही है कि सर आपने टोटल चार्ज निकालने के लिए आपने एरिया निकाला, आप ये कर सकते थे कि Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी। अब आई की वैल्यू 4 लेके यहाँ 4 रखना चाहती थी और डी टी की जगह टाइम, ठीक है, तो अब बोल रहे कि 4 बाहर आ जाएगा और डी टी का क्या होगा, इंटीग्रेशन करोगे तो डेल्टा टी आ जाएगा, आपका चेंज इन है ना। तो वहाँ पे आप क्या करो, डेल्टा टी की जगह आप ये रख दो 4 इंटू फाइनल टाइम जो कि 0.1 है और -0, तो ये आपका, ये बोल रहे हैं कि फिर सर आपका जो है ना 0.4 कूलाम्स आ जाता, लेकिन आपका आंसर आया है कितना, 0.2 कूलाम्स, राइट। अब देखो ये गलत क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन करते टाइम हमने क्या करा है, dt, और dt क्या होता है, dt होता है बहुत छोटा सा इंटरवल, ठीक है। तो आपको हर एक छोटे छोटे इंटरवल पे करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ करंट पता होना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे आप 4 नहीं रख सकते, लेकिन एक काम और कर सकते हो जो इसके क्लोजेस्ट है कि सर आप, मैं इस पूरे इंटरवल को ना कि इसके अंदर एक एवरेज वैल्यू ऑफ करंट रख लेती हूँ जो कि 2 है, जो इस इंटरवल के बीच में है। इसके लेफ्ट में तो 4 है, राइट साइड में 0 है, तो इनके बीच की वैल्यू क्या आ गई, एवरेज वैल्यू 4 + 0 डिवाइडेड बाय 2 आ गई। तो अब ये क्या कर रहे हैं कि भाई ये ले रही है, ठीक है, कि 2 वैल्यू ले लेती हूँ मैं करंट की, ठीक है, और dt ले लेती हूँ इस पूरे टाइम इंटरवल को, मान गया आपकी बात। अब देखो हम क्या करते हैं, जब हमने इंटीग्रेशन किया q इज इक्वल टू आई डी टी, क्या आपको ये एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल नहीं नजर आ रहा, ये इसका वर्टिकल एक्सिस, ये ब्रेड्थ और ये, यस है ना। सर। अब Yes, sir. आई की वैल्यू 2 ले रहे हो, यानी कि हाइट ऑफ द रेक्टेंगल इज 2 और उसका बेस कितना है, विड्थ कितनी है, डेल्टा टी। तो आपको एक रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा ऐसा जिसकी हाइट ऐसे जाए और ये, तो आप क्या कर रहे हो, इंटीग्रेशन करते टाइम आप इस रेक्टेंगल का ही तो एरिया फाइंड आउट कर रहे हो भाई, आपने वर्टिकल एक्सिस को आई माना और हॉरिजॉन्टल को डेल्टा टी, तो इसी का एरिया कैलकुलेट कर रहे हो। अब देखो अगर ऐसा करोगे तो कोइंसिडेंटली ना इसमें सही आ जाएगा, क्यों, क्योंकि जितना ये आपने ऐड किया इसमें ये वाला पार्ट, कौन सा, ये वाला ट्राइंगल जो ऐड हुआ है ना, उतना इधर से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो यहाँ तो आ जाएगा सही, लेकिन अगर सिमेट्रिक नहीं होगा तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ही करते हैं इंटीग्रेशन, तो आप इंटीग्रेशन करोगे तो एवरेज वैल्यू लो, शायद आंसर ठीक आ जाएगा, आई की वैल्यू 2 लो और डेल्टा टी की वैल्यू 0.1 -0, तो ठीक ही आ रहा है ना, यस सर। 0.2 कूलम्ब आ गया, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये समझ आ गया, ठीक है, एनर्जी कंसिडरेशन। अब अगला टॉपिक देखते हैं बेटा, अगला टॉपिक है अपना, अच्छा ये बता दो फटाफट, ये तो आपका हो ही गया है, टोटल चार्ज, ये भी 1992 में आया था, बहुत पहले कभी, टोटल चार्ज इंड्यूस्ड इन ए कंडक्टिंग लूप व्हेन इट इज मूव्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन, टोटल चार्ज किस पे डिपेंड करता है, ऑप्शन ए रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, या ऑप्शन, अरे क्यू का फॉर्मूला अभी निकाला, क्या है क्यू, Option C. डेल्टा Option फाइव C. आर, तो डेल्टा फाइव क्या होता है, रेट ऑफ चेंज है कि चेंज इन फ्लक्स है, चेंज इन फ्लक्स। Changing flux. या फिर Sir, टोटल, change in flux. यस सर। तो फिर कौन सा आंसर सही है, Option C. Sir, option C. Option C. ऑप्शन, ठीक है,
ये अभी किया हमने, यही वही डेरिवेशन है, देख लो Q इज इक्वल टू आई डी टी, फिर आई को रख दिया E बाई आर, रेजिस्टेंस कांस्टेंट था बाहर ले आए, इंटीग्रेशन कर दिया, फिर लेंज लॉ से डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी रख दिया, इंटीग्रेशन करके आपका यही आ गया भाई इंटीग्रेशन डी फाई बाई डी टी। और इसी का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, यहाँ से आपका आंसर आएगा। अब पढ़ते हैं एडी करंट्स। ठीक है, एडी करंट्स होते क्या है, यहाँ फोकस करो। एडी का मतलब क्या होता है बेटा, पता है आपको? एडी ना वोर्टेक्स होता है, वोर्टेक्स को बोलते हैं, या भंवर, भंवर पता है भंवर? हाँ, नहीं सर। वोर्टेक्स या स्वर्ल, स्वर्ल नहीं लिखते, चलो वोर्टेक्स लिख देते हैं। अच्छा एक बात सुनो, कभी आपने ऐसे देखा है कि जो जिस सिंक में हम मुंह धोते हैं, पानी भर लिया हमने, ठीक है, और वो सिंक रुका हुआ था, बर्तन धोते हैं जिस सिंक में, एकदम से उसका नीचे से अगर हम खोलें, रुके हुए सिंक को खोलें, तो उसमें पानी ऐसे घूमता हुआ अंदर जाता है, Yes, sir. यस सर, यस तो उसी को बोलते हैं भंवर, उसी को बोलते हैं स्वर्ल, उसी को बोलते हैं वोर्टेक्स। ठीक है, और उसी को बोलते हैं एडी। ठीक है, अब देखो एडी करंट्स का मतलब क्या हो, ये तो एडी फ्लो ऑफ एडी फ्लो ऑफ वाटर हो गया है, एडी करंट्स इन द वाटर हो गए, जो ऐसे घूमते हुए अंदर जा रहा है, राइट। लेकिन एडी करंट्स क्या होते हैं वो देखो। अब एडी करंट्स ऐसे ही घूमते हुए करंट्स होंगे, लेकिन ये आएंगे कब? देखो बेटा, हमने अभी पढ़ा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है किसी कंडक्टिंग लूप के थ्रू, तो क्या प्रोड्यूस होता है उसमें? एक ईएमएफ, और ईएमएफ की वजह से उसमें क्या प्रोड्यूस होगा? एक करंट प्रोड्यूस होगा, है ना, करंट। लेकिन अगर हम उस वायर का सिंपल लूप ना रख के, देखो अगर मैं पहले कंडीशन जो हम पढ़ रहे थे अब तक उसको ड्रॉ करूं, तो हम ऐसा पढ़ रहे थे कि भाई एक मैग्नेट है, नॉर्थ है, ये साउथ है, और नीचे मैंने एक रखा हुआ है लूप ऑफ वायर। अब क्या हो रहा है, मैं इस मैग्नेट को अप डाउन मूव कर रहा हूँ, तो इसके थ्रू क्या हो रहा है? फ्लक्स चेंज हो रहा है डेल्टा फाई, और उसकी वजह से मुझे एक ईएमएफ मिल रहा है। ईएमएफ की वैल्यू क्या है? माइनस डी फाई बाई डी टी के बराबर है। और अगर ये लूप क्लोज्ड भी है, तो इस लूप के अंदर मुझे एक करंट भी मिलेगा, जिस करंट की वैल्यू क्या है? ईएमएफ डिवाइडेड बाय आर, राइट। अब ये तो था सिंगल वायर के लिए, लेकिन अगर यहाँ पर देखो मैग्नेट अप डाउन मूव करता रहेगा, तब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा, तब तक ईएमएफ प्रोड्यूस होता रहेगा, और तब तक ही सर्किट में करंट भी रहेगा। ठीक है, अब मैं कुछ ऐसा कर दूं कि ये वायर की जगह मैं एक मेटेलिक सरफेस रख देता हूँ। ठीक है, तो ये ब्लू कलर का क्या आ गया? मेटेलिक सरफेस आ गया। अब वायर नहीं है, ये सरफेस है, और ऊपर एक कॉइल दिख रही है आपको, सोलिनॉइड टाइप की एक कॉइल। यस सर, Yes. इस कॉइल के थ्रू अगर हम अल्टरनेटिंग करंट पास करें, यानी ऐसा करंट जो कल बता रहा था ना मैं, कि जिसका हमेशा मैग्नीट्यूड चेंज होता रहेगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट चेंज होता रहेगा, तो साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बदलता रहेगा। कॉइल के द्वारा प्रोड्यूस किया गया मैग्नेटिक फील्ड ट्रांजिएंट फेज में हमेशा रहेगी ये कॉइल, है ना। याद आ रहा है ट्रांजिएंट ट्रांजिएंट करके कुछ? Yes, sir. यस सर, तो क्या होगा, एक हमेशा ट्रांजिएंट फेज में रहेगी, और इन दैट ट्रांजिएंट फेज क्या होता रहेगा? मैग्नेटिक फील्ड आपका चेंज होता रहेगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, वो किसके थ्रू पास करेगा? इस मेटेलिक सरफेस के थ्रू, है ना। अब इस मेटेलिक सरफेस को आप मानो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंसेंट्रिक वायर्स, है ना। आप सरफेस को क्या मान सकते हो? भाई मैंने ऐसे सरफेस लिया, तो मैं बोल दे रहा हूँ कि इसमें ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंसेंट्रिक वायर्स मान लो आप, एक वायर नहीं है, बहुत सारी अनगिनत वायरें हैं, ऐसे बना हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा फिर? इन अनगिनत वायर्स में अनगिनत लूप्स जो है, इनफाइनाइट लूप्स है, क्या इनमें भी करंट फ्लो करेगा? अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो इसमें भी करंट फ्लो करना ही चाहिए। यस सर, तो ऐसे आप क्या बोलते हो कि कोई भी मेटेलिक सरफेस है, अगर उसके थ्रू अगर क्या हो रहा है चेंज, उसके थ्रू अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो उसमें ऐसे इनफाइनाइट करंट लूप्स एस्टेब्लिश हो जाएंगे, एंड दीज करंट लूप्स आर कॉल्ड एज एडी करंट्स। और इनका नाम एडी क्यों पड़ा? क्योंकि देखो ये भंवर जैसा नजर आ रहा है, गोल गोल घूमता हुआ, यस सर, यही हो गए एडी करंट। अब मुझे बताओ कि अगर एक वायर है और उसमें करंट घूम रहा है, तो क्या वो हीट होती थी? यस सर, भाई Yes, sir. वायर का खुद का कुछ रेजिस्टेंस मान लिया कि आर रेजिस्टेंस है भाई, ठीक है, और उसका
उसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो उसमें हीटिंग नहीं होता था I²RT। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो ये एडी तो समझ आया कि एडी आया कहाँ से है, एडी आया ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, और इसको आपने इनफाइनाइट करंट लूप्स माने, ये जो करंट लूप्स में करंट फ्लो कर रहा है इसी को बोलते हैं एडी करंट्स, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से होगा ये देखा है सबने, Yes, sir. Yes, yes, sir. Yes, sir. क्या है ये? Induction. इंडक्शन चूल्हा है ये, ठीक है, इंडक्शन कुकटॉप, ठीक है, इंडक्शन चूल्हा बोलते हैं इसको। अब इस पे जब आप बर्तन रखते हो तो क्या गर्म होता है ये सरफेस इसका? Yes, sir. Yes, sir. इसका सरफेस गर्म नहीं होता, ध्यान देना आप। देखो दो तरीके के चूल्हे होते हैं, एक तो ये वाला, ये देखा है आपने, Yes. ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक रोड जैसा है, जैसे इसमें आप एनर्जी दोगे तो ये क्या होगा, यहाँ से ये ग्लो करने लगेगी, Red वाला. Yes, sir. पर ये हीटिंग होकर ग्लो करने लगेगी, राइट। तो इसमें कुछ नहीं हो रहा, इसमें तो आपका जूल हीटिंग हो रही है, जूल हीटिंग मतलब कि I²RT, ठीक है। तो ये हीटिंग हो रहा है डायरेक्टली, जैसे पानी गर्म करने की रॉड गर्म होती है, जैसे कि गीजर गर्म होता है ना, जैसे कि अपनी कपड़ों पे प्रेस करने वाली आयरन होती है वो गर्म होती है। वो कैसे गर्म होती है, उसमें एक हीटिंग फिलामेंट होता है, उसके थ्रू करंट Yes, sir. प्रोड्यूस होगी। तो एक तो ये है हीटिंग के लिए, एक ये तो हो रहा है, इसको मैं बोलूंगा कि भाई पावर दोगे तो गर्म होगा, ये डेफिनेटली गर्म होगा, लेकिन इंडक्शन वाला गर्म नहीं होता है, इंडक्शन में चूल्हा गर्म नहीं होता है। ये किस चीज़ का होता है, सिरामिक या ग्लास प्लेट होती है ये, ठीक है। अब अगर ये गर्म होता तो मेल्ट नहीं हो जाता, तो इस पे अगर हम Yes, sir. इस पे हमने क्या रखा, हमने एक पतीला रख दिया इस पे पानी गर्म करने के लिए। तो अब हो क्या रहा है बेटा, ध्यान से देखना, जो इस पतीले का जो बेस है, ये बेस ऑफ द स्टील बाउल है ना, ये क्या हो रहा है, इसमें क्या होता है कि ये मेटालिक है ना। Yes, sir. अब क्या होगा, ये जो आपका इंडक्शन कुकटॉप है ना, इसके नीचे, इसके कांच के नीचे इसमें एक ऐसी कॉइल लगी हुई है, जो कॉइल क्या कर रही है, आपकी कंटिन्यूसली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, कंटिन्यूसली मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है। और वो मैग्नेटिक फील्ड किसके थ्रू पास कर रहा है, मेटेलिक बाउल के थ्रू, Why? मेटेलिक बाउल के थ्रू। और ये आपका चल रहा है एसी पावर सोर्स से, तो कंटिन्यूसली करंट चेंज हो रहा है, करंट चेंज होने की वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज होता जा रहा है, उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती है और मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है, ठीक है। तो उसकी वजह से अब ये मैग्नेटिक फील्ड पास कहाँ से कर रहा है, जो बर्तन आपने रखा उसके बेस से, जो कि मेटालिक है, तो वहाँ पे क्या होंगे, एडी करंट्स एस्टेब्लिश होंगे, और वो एडी करंट क्या करते हैं, इसको हीट करने लग जाते हैं, किसको, बेस ऑफ द पतीला या बेस ऑफ द बाउल। Down. Yes, sir. तो यहाँ पर हीटिंग कहाँ पे हुई, यहाँ पे हीटिंग केवल और केवल बाउल की हुई है, ना कि सरफेस ऑफ द हीटर। सरफेस ऑफ द हीटर कभी भी गर्म या नहीं होता, जो ये गर्म होता है, लेकिन वो गर्म कहाँ से हुआ, पहले आपका बावल गर्म हुआ और बावल ने इस सरफेस को गर्म किया, ठीक है। और यहाँ पे क्या था दूसरे वाले केस में, यहाँ पे पहले हीटर गर्म हुआ, उसने बाउल को गर्म किया। समझ आ रहा है कुछ? Yes, sir. एडीज प्रोड्यूस हुए ना, इन्हीं की वजह से हीटिंग हुई, एडी करंट जो प्रोड्यूस हुए इनकी वजह से यहाँ पे हीटिंग हुई है। तो दीज आर द, जिनको हम यूज भी कर सकते हैं एडी करंट्स को, ये हमारे लिए हानिकारक भी हो सकते हैं, बट दिस इज द कंसेप्ट कि जब हमारे किसी भी सरफेस के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो उसके अंदर एडी करंट्स एस्टेब्लिश होंगे, ठीक है। अब इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा, वैसे ये सिलेबस में ज़्यादा आता नहीं है, पर पढ़ लो, 2-3 क्वेश्चन है वो हो जाएंगे। Eddy currents are current introduced in the body of conductor when the magnetic flux link with the conductor changes। तो कोई भी कंडक्टर होगा उसकी बॉडी में एडी करंट इंट्रोड्यूस कब होंगे, जब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज होगा। एप्लीकेशंस क्या है इसके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, ठीक है, इंडक्शन फर्नेस जो अभी बताया, इंडक्शन कुकटॉप, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक्स के तौर पे भी यूज किया जा सकता है, ये बताएंगे आपको थोड़ा सा। इंडक्शन मोटर स्पीडोमीटर्स में यूज होता है, और ये सब ये मेडिकल का कुछ है, ठीक है। अब ब्रेक्स में कैसे यूज होगा, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। देखो
पहला केस था जब मैं जानबूझकर मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा था। कैसे चेंज कर रहा था? बाय चेंजिंग द करंट इन द सर्किट। लेकिन अब देखो, अब मैंने क्या किया, एक परमानेंट मैग्नेट रख दिया जिसका परमानेंट नॉर्थ पोल है और परमानेंट साउथ पोल है, राइट बेटा। और एक पेंडुलम के फॉर्म में एक मेटेलिक प्लेट को मैं इसके बीच में झुला रहा हूँ। तो अब मुझे बताओ, व्हेन दिस मैग्नेटिक प्लेट स्विंग्स बिटवीन दिस मैग्नेट, क्या होगा? क्या इसके थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा? जब जब इनके बीचों बीच जाएगी तो क्या पास क्या चेंज होगा? भाई देखो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? ऐसे होगा, इनके बीच में होगा, नॉर्थ एंड साउथ के बीच में। तो मुझे बताओ कि जब ये मेटेलिक प्लेट बाहर है इससे, तो जीरो मैग्नेटिक फ्लक्स है। जैसे इसको क्रॉस करेगी तो जितना प्रोपोर्शन इसके अंदर जाएगा मैग्नेट्स के अंदर, उतना उसके अंदर फ्लक्स है। पूरा अंदर चली गई तो पूरा फ्लक्स उसी के थ्रू जा रहा है। तो क्या इसके अंदर फ्लक्स चेंज होगा ड्यू टू मोशन ऑफ दिस? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो दो Yes, sir. तरीके, या तो मैं मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बदल दूं, या मैं प्लेट को इस तरीके से ओरिएंट करूं जहां पर फ्लक्स को मैं, जैसे कॉइल में नहीं कर रहे थे, कॉइल का ओरिएंटेशन कोस थीटा, Yes, sir. इसी तरीके से यहाँ भी कर सकते। तो जैसे ये फ्लक्स चेंज होगा तो क्या करेगी ये, इसके अंदर एडी करंट्स प्रोड्यूस होंगे। ऐसे देखो, एक ये प्रोड्यूस हुआ दिखा रखा है, ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है। और ये क्या करेंगे, लेंज लो बोलता है ना कि जो प्रोड्यूस होगा ईएमएफ, जो करंट प्रोड्यूस होगा, वो क्या करेगा, कॉज ऑफ द चेंज को अपोज करेगा। तो क्या होगा, कॉज ऑफ द चेंज क्या है, मोशन ऑफ दिस पेंडुलम। तो ये क्या करेगा, इसको स्लो डाउन कर देगा। जब ये मैग्नेट के थ्रू पास करेगा ना, तो ब्रेक टाइप का इसको ब्रेक लगा देगा, रोक देगा, इसको स्विंग जो हो रहा है ना उसको स्टॉप कर देगा, है ना। ऐसा ये क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग में यूज हो गया। क्यों हुआ ऐसा कि भाई जब आपके बीच में से पास हुई तो एडी करंट प्रोड्यूस हुए, उनसे हीटिंग हो गई, इसमें मतलब एनर्जी जो थी ना वो हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो गई, और चेंजिंग फ्लक्स जो था उसने अपोज किया मोशन को, है ना। और अपोज कैसे किया, एडी करंट्स प्रोड्यूस हुए, उन्होंने हीटिंग कर दी प्लेट की। जो एनर्जी थी ना, काइनेटिक एनर्जी थी इसके अंदर, दैट इज कन्वर्टेड इनटू हीट, और ये रुक जाएगी प्लेट, ठीक है। तो ऐसा आपको मिलेगा। इस फॉर्म को हम यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग में। एक जापान में ट्रेन भी है मैगलेव एक्सप्रेस करके, मैग्नेटिक लेविटेशन। तो मैग्नेटिक लेविटेशन का कंसेप्ट भी एडीज पे बेस्ड रहता है, ठीक है। तो अगर आपको टाइम मिले तो यूट्यूब पे मैं एक वीडियो भेजूंगा, वो आप लोग देखना, उससे आपको ये सारा समझ आ जाएगा, ठीक है। तो कंसेप्ट भी समझ आएगा और उसके एप्लीकेशंस भी सब कुछ समझ आ जाएंगे, ठीक है। 10-12 मिनट का एक वीडियो है, वो आज नोट्स के साथ मैं शेयर कर दूंगा। तो इतना ही इंपॉर्टेंट है बस इसके लिए। अब देखो, दो क्वेश्चन आए हुए अभी तक, आसान 2019 में आया था। बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस द एडी करंट इफेक्ट इज नॉट यूज्ड? Electric heater. इलेक्ट्रिक हीटर। इंडक्शन में यूज होता है, यस सर। Yes, sir. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में यूज होता है, मैग्नेटिक ब्रेकिंग Yes. होता है, Yes, sir. Yes, sir. इलेक्ट्रिक Yes, हीटर में sir. कौन सा इफेक्ट यूज होता है? No, sir. जूल हीटिंग Yes, sir. is used in इलेक्ट्रिक हीटर। कौन सा वाला था उनमें, जो ऊपर फोटो दिखाया उनमें कौन सा वाला है इलेक्ट्रिक हीटर बेटा? लेफ्ट वाला Sir, कि राइट वाला? juice. Sorry. ये वाला है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक हीटर है, ठीक है। तो इसके अंदर जूल हीटिंग होगा, I²RT, हीट इज इक्वल टू I²RT, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन, एडी करंट आर प्रोड्यूस्ड व्हेन, कब प्रोड्यूस होगा एडी करंट? A. Option A. Option A. ऑप्शन Yes. अब देखो, पहले बात बताओ मुझे, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता रहना चाहिए कि कांस्टेंट? Change होते रहना चाहिए. Sir, change होना चाहिए. तो पहले उसी से सही हो गया ये, और बाकी बात ये है कि स्टडी होगा तो गलत है, और यहाँ पे पता ही नहीं रखा कुछ भी। करंट इज पास थ्रू ए सर्कुलर कॉइल, इससे भी कोई मतलब नहीं है। तो मेटल इज केप्ट इन वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो वहाँ पर एडी करंट्स प्रोड्यूस होंगे। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक। तो ये दो ही क्वेश्चन आए हैं एडी करंट से। अब लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का फटाफट पढ़ते हैं,
जो है एसी जनरेटर। एसी जनरेटर, तो ये वही जनरेटर है जो आपका शादियों में यूज होता है, जो घरों में यूज होता है, खेतों में यूज होता है एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए। तो ये क्या करता है एसी जनरेटर? इट इज ए मशीन यूज टू कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या है बेटा? मैकेनिकल एनर्जी के कितने फॉर्म होते हैं? 11th में पढ़ा होगा। हाँ, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और तीसरा भी होता है एक प्रेशर एनर्जी। प्रेशर एनर्जी, बर्नौली थ्योरम याद है? भूल गए? यस सर। तीन होते थे ना, काइनेटिक, हेड, पोटेंशियल हेड एंड प्रेशर प्रेशर। एनर्जी। तीनों को जोड़कर हम बोलते थे कि बर्नौली थ्योरम इज ए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, राइट? तो अभी मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है? अब देखो कैसे कन्वर्ट करेगा। मैकेनिकल एनर्जी किस किस फॉर्म में हो सकती है? अभी आपने बताया काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में हो सकती है, या फिर प्रेशर एनर्जी के फॉर्म में हो सकती है, ठीक है? अब देखो ये कन्वर्ट करेगा इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे। कौन करेगा? एसी जनरेटर। तो लेकिन अब ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब देखो हम एसी जनरेटर की बात कर लेते हैं, पहले जनरेटर को ड्रॉ कर लेते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। ये कुछ ऐसा डिवाइस होगा, आप सबने देखा होगा, ऐसे कुछ होता है, इसमें कुछ वायर्स निकलते हैं पीछे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। और पॉजिटिव नेगेटिव वैसे हम एसी के टर्म्स में बोलते नहीं है, एक लाइव और एक न्यूट्रल बोलते हैं, राइट? और इसका एक शाफ्ट होगा जो कि घुमाना पड़ेगा हमें, जो कि हमें रोटेट करना पड़ेगा। अब ये रोटेटिंग जो शाफ्ट है, यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं? हम इनपुट दे रहे हैं मैकेनिकल, ठीक है, एनर्जी इनपुट, मैकेनिकल एनर्जी इनपुट। तो ये क्या किया? रोटेट कराया हमने, और बाहर क्या निकला आउटपुट पे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट आउटपुट। फिर हम इस एनर्जी से कुछ भी चला सकते हैं, शादी में बल्ब जला सकते हैं, घर पे पंखे चला सकते हैं, है ना? यस सर। सारे तरीके हमारे पास हो सकते हैं। इस शाफ्ट को रोटेट करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। क्या क्या किस किस तरीके से रोटेट होता है? जो शादी में जनरेटर यूज होता है वो किससे रोटेट होता है? एक इंजन से रोटेट होता है जो कि डीजल से चलता इंजन से, है ना? खेतों में होता है वो भी डीजल से चलता है, राइट? यस सर। यस सर। और जो पावर प्लांट में होता है वो किससे चलता है? वो टरबाइन से चलता है। टरबाइन क्या करता है? पानी की एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है किसमें? रोटेशन में। रोटेशन। और रोटेशन में, है ना? और वो रोटेशन वाली एनर्जी जो है वो क्या, इस शाफ्ट से कनेक्ट कर दो, वो शाफ्ट को घुमाएगी और फिर ये क्या कर देगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है? जनरेटर चलेगी। तो ये हमारा हो गया जनरेटर। लेकिन ये काम कैसे करता है? अब देखो जनरेटर सबने देखा है, ये काम करने का तरीका है ये। इसमें एक परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड रहता है बेटा, ठीक है? अब उसको प्रोड्यूस करने के दो तरीके होते हैं। एक तो विद द हेल्प ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स, जो कि बहुत रेयर होता है, जैसे कि यहाँ पे नॉर्थ पोल और ये साउथ, ये परमानेंट मैग्नेट्स हैं, ठीक है? अब ये परमानेंट मैग्नेट्स लगे हुए हैं, ये क्या करेंगे? नॉर्थ से साउथ की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड परमानेंटली एस्टेब्लिश्ड है, ठीक है? अब क्या करोगे? आपको एक कॉइल दिखाई दे रही है इसमें, रेड और ब्लू। यस सर। इसको मैं येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ, इस कॉइल को। ये कॉइल है। इस कॉइल का अगर मैं एंगल बदलूंगा तो क्या उसके थ्रू फ्लक्स चेंज होता रहेगा? मैग्नेटिक फील्ड। यस सर। जब ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइन में अलाइंड हो गई तो मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो हो गया, और जब ये उससे परपेंडिकुलर हो गई तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू इट, ठीक है? तो मतलब बात ये हुई कि जैसे जैसे मैं इसका, अगर मैं इसको कंटिन्यूअसली रोटेट करता रहूं इस अंदर वाली कॉइल को, तो क्या उसके थ्रू हमेशा फ्लक्स चेंज होता रहेगा? यस सर। यस सर। और वो चेंजिंग फ्लक्स क्या करेगा? क्या वो चेंजिंग फ्लक्स एक ईएमएफ जनरेट करेगा? ईएमएफ जनरेट करेगा। कहाँ पर प्रोड्यूस होगा? एट दी ओपन एंड्स ऑफ दिस कॉइल। जो ओपन एंड्स है, एक तो ये रेड कलर के इधर वाला और एक ये ब्लू के इधर वाला, और इन दोनों को मैंने क्या किया भाई? कंटिन्यूअसली रोटेट करना था, तो बेयरिंग होता है ना, बॉल बेयरिंग टाइप का, उस तरीके का मेटेलिक ब्रशेस होते हैं, कार्बन ब्रशेस,
तो उससे हमने कनेक्ट कर दिया ताकि हम इसके साथ इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड भी रहें और इसको हमेशा रोटेट भी कर सकें। तो ये क्या बोलते हैं, इनको हम स्लिप रिंग्स बोलते हैं, स्लिप रिंग्स। ऐसे रिंग्स जो हमेशा स्लिप होते रहेंगे, स्लिप होते रहेंगे और इलेक्ट्रिकल कनेक्शन भी प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, देखो थोड़ा बता देता हूँ, ये आउट ऑफ सिलेबस है वैसे, कि ऐसा स्लिप रिंग क्या होता है। ये देखो ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ बेटा, ये जो है ना, ये होते हैं ग्रेफाइट ब्रशेस होते हैं, कार्बन ब्रश बोलते हैं ना। कार्बन इज ए फॉर्म ऑफ, ग्रेफाइट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ कार्बन। तो जैसे आपकी पेंसिल होती है, पेंसिल का नुक्का जो होता है आगे का टिप, वो क्या होता है, ग्रेफाइट का। क्या वो स्लिपरी होता है? स्लिपरी होता है ना वो। Yes, sir. Yes, तो, sir. तो क्या हो गया कि ये जो ऑरेंज कलर के आपको रिंग्स दिखाई दे रहे हैं, ये मेटालिक रिंग्स हैं। ठीक है, इनको आपने कॉइल के एंड्स पे कनेक्ट कर दिया और ये कॉइल के साथ रोटेट करेंगे, ये विद दी कॉइल ये रोटेट करेंगे। अब आपको कनेक्ट करना है, कैसे करोगे, बाहर से वायर कनेक्ट करोगे। अगर आप डायरेक्टली वायर जोड़ दोगे तो वायर इस पे लिपटती चली जाएगी, टूट जाएगी बाद में। यस सर। लेकिन आप क्या करते हो, विद द हेल्प ऑफ दिस स्लिप रिंग्स, विद द हेल्प ऑफ दिस कार्बन ब्रशेस एंड स्लिप रिंग्स, क्या किया आपने, यहाँ पर कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लिया। तो ये क्या करेगा, ये ग्रेफाइट का जो टुकड़ा है ये हमेशा इस रिंग के ऊपर रिपटता रहेगा, स्लिप करता रहेगा, और लेकिन कनेक्टेड रहेगा इलेक्ट्रिकली, बिकॉज ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज इट इज अ गुड फॉर्म ऑफ लुब्रिकेंट ऑल्सो, है ना। सॉलिड लुब्रिकेंट भी यूज करते हैं इसको कहीं पे। तो ये क्या करता है, हमेशा स्लिप करता रहेगा और इलेक्ट्रिकल कनेक्शन भी मेंटेन रखेगा। तो आप देखो आपने क्या किया, कॉइल को हमेशा रोटेट करा रहे हो विद सम ओमेगा वेलोसिटी, तो उसमें कंटिन्यूसली फ्लक्स चेंज होता रहेगा, और वो चेंजिंग फ्लक्स की वजह से एक ईएमएफ जनरेटेड रहेगा, और उस ईएमएफ को हम विद द हेल्प ऑफ दिस स्लिप रिंग एंड कार्बन ब्रशेस हम क्या कर ले रहे हैं, आउटपुट पे दो वायर के अंदर एक हमें इनके बीच में एक ईएमएफ मिल गया या हमें एक वोल्टेज मिल गई। तो अब हम इसको किसी बाहर किसी चीज पे जोड़ेंगे, बल्ब पे, मोटर पे, है ना, किसी भी चीज पे जोड़ेंगे, तो क्या हम उसके अंदर करंट फ्लो करा पाएंगे उस सर्किट में? यस तो ये सर। आपको तो करंट मिल गया। ठीक है, अब यही जो हमारा डिवाइस है, इसी को बोलते हैं क्या, जनरेटर। जनरेटर का प्रिंसिपल क्या था, मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक। तो यहाँ पर हमें जनरेटर मिल गया। अब देखो जनरेटर में दो तीन चीजें हैं, क्या इसका ईएमएफ हमेशा कांस्टेंट रहेगा कि वेरी करेगा? Very. सर वेरी करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि आपका जो फ्लक्स है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, वो हमेशा चेंज होता रहेगा। तो इसलिए इसमें जो ईएमएफ मिलेगा आउटपुट पे, वो आपको मिलने वाला है ई नोट साइन ओमेगा टी, ई इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। ये अल्टरनेटिंग करंट में बहुत बार आएगा, इतने बार आएगा कि याद हो जाएगा आपको। बाकी ई नोट क्या है, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ, यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ ईएमएफ, जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज एन ए बी ओमेगा। ये फॉर्मूला आपको पहले भी कराया था मैंने, Yes, sir. पढ़ा। यस सर। ईएमएफ क्या है, ये क्या है बेटा, Maximum. आपका ईएमएफ क्या था, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, है ना, यही तो था, या डी फाई बाई यस सर। डी फाई बाई डी टी। तो इसी के अंदर हमने क्या, फाई का फॉर्मूला क्या था, याद करो, एन ए बी एनएबी कोस थीटा। ठीक है, वहां पे मैंने बताया था कि अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात करोगे तो फिर कोस की मैक्सिमम वैल्यू ले लो, और केवल जो ई नोट है वो डिपेंड करेगा किस पे, ओमेगा पे, कि जितनी ज्यादा ओमेगा उतना ज्यादा ईएमएफ। तो ईएमएफ ईएमएफ। नोट बोला, ये एन ए बी ओमेगा, ये फॉर्मूला हम पहले भी यूज कर चुके हैं। तो यही फॉर्मूला किसका है, जनरेटर। यस सर। अब पूछो, किसी बच्चे ने हैंड रेज किया था, डाउट था उनको, पूछो। तो ये फॉर्मूला लिख लो बच्चे, ई नोट इज इक्वल टू एन ए बी ओमेगा। हाँ पूछो बेटा, संचिता को डाउट था आई बिलीव। No, sir, वो गलती से हो गया था. ठीक है, तो आपने फॉर्मूला लिख लिया सब बच्चों ने? Yes, sir. यस सर। देखते हैं जनरेटर के अंदर क्या क्वेश्चन पूछेंगे। 2013 में पूछा है, ए वायर लूप इज रोटेटेड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ कितने बार चेंज होगा, चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ? एक रोटेशन में कितनी बार चेंज होगा ये बताओ? एक बार. सर एक बार। देखो डायरेक्शन चेंज कब होती है बेटा, डायरेक्शन चेंज होती है कि या तो देखो ईएमएफ का फॉर्मूला पहले लिखो, ईएमएफ इज इक्वल टू क्या है, माइनस डी फाई बाई डी टी। डीटी।
अगर फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो एक डायरेक्शन रहेगी ईएमएफ की, और अगर फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है तो दूसरी डायरेक्शन रहेगी। समझो ना भाई। Yes, sir. देखो यहाँ पे क्या है, माइनस वाइनस तो छोड़ दो, मान लो अगर आप, चलो माइनस भी रख दो, कोई बात नहीं, डी फाइव बाई डी टी है, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अब देखो अगर फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है विद रोटेशन, रोटेशन के साथ फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, यानी कि फाइनल फ्लक्स ज़्यादा रहेगा और ये कम रहेगा, तो एक गिवन एक डायरेक्शन रहेगी। फिर कुछ टाइम बाद अगर मान लो फ्लक्स डिक्रीज करने लग जाए, फ्लक्स इंक्रीज, सॉरी डिक्रीज तो पहले कर रहा था, इंक्रीज करने लगे, तो फाइनल फ्लक्स क्या होगा, कम रहेगा और कम इनिशियल, रह जाएगा। ठीक है। तो अब देखो जैसे ही फ्लक्स का डायरेक्शन चेंज होगा, या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग फ्लक्स, तो आपका डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ चेंज होगा। अब देखो इस रोटेशन को, देखो कॉइल के रोटेशन को, इसके आधे रोटेशन में, इसको दोबारा ड्रॉ कर लेते, इसके आधे रोटेशन में ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। इसके आधे रोटेशन के अंदर कॉइल जब 0 डिग्री से, मान लो ऐसे थी, 0 डिग्री से 90 डिग्री पे जाती है, तो फ्लक्स क्या होगा, 0 से बढ़कर मैक्सिमम होगा, है ना। और फिर मैक्सिमम से सेकंड हाफ रोटेशन में मैक्सिमम से 0 होगा, 0 तो 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0, 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0, एक रोटेशन में कितने बार चेंज हुआ, 2 बार। 2 बार डायरेक्शन कितनी बार चेंज हो रही है, देखो इसको अगर प्लॉट कर तो ऐसे आएगा, एक रोटेशन में कितना एंगल होता है बेटा, 360 डिग्री या फिर 2 पाई, ठीक है। Yes, sir. अब अगर हम देखो इसको ड्रॉ कर लेते हैं, इसको डिवाइड कर लिया 4 बराबर टुकड़ों में, ठीक है। एक आपका आ गया 0 टू Yes, पाई, sir. 0 टू पाई में क्या हुआ भाई, मैंने बोल दिया कि अगर 0 डिग्री पे कॉइल है ना, फील्ड के साथ अलाइंड थी तो कुछ भी फ्लक्स नहीं जा रहा था, फिर 90 पे गई तो मैक्सिमम फ्लक्स, फिर वापस आएगी मिनिमम फ्लक्स, फिर सेकेंड हाफ में डायरेक्शन चेंज हो गया ईएमएफ का, फिर नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम, फिर इधर 0। तो अब मुझे बताओ कि कितने बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है, एक बार इधर और एक बार इधर, एक बार नेगेटिव, हाँ, तो कितने बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है ईएमएफ का, 2 बार सर, 2 2 बार क्योंकि ऊपर वाले में तो मान लो पॉजिटिव है, तो ऐसा होगा ना, टर्मिनल्स की अगर बात करें तो सर 2 फर्स्ट हाफ बार ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव, और सेकंड हाफ में ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ इज चेंजिंग 2 टाइम्स इन पर रेवोल्यूशन, पर रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन। तो इसका आंसर क्या आएगा फिर, डी ऑप्शन ऑप्शन डी पर ऑप्शन बी। डी डी डी, अरे डी फॉर डी डॉग, सर डी। हाँ ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन और आया है इससे जनरेटर से, वो ये है, इसको करो। इन अ रीजन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन circular coil of radius and resistance this is rotated about an axis which is perpendicular to the direction of B and which forms a diameter of coil. If the coil rotates at 200 rpm, the amplitude of alternating current. तो अल्टरनेटिंग करंट निकालना है। करंट क्या होता है, ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस। तो पहले ईएमएफ निकालो। सर ये आरपीएम क्या है, रेवोल्यूशंस पर मिनट, ओमेगा। सर
एम्पलीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है बेटा? मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम। ठीक है, तो अभी बताया था ना मैं आपको, ईएमएफ का एम्पलीट्यूड होगा या ईएमएफ का मैक्सिमम। यस सर। करंट मैक्सिमम कब मिलेगा? तब ईएमएफ मैक्सिमम होगा। तो अगर करंट का एम्पलीट्यूड निकालना है तो वी हैव टू फाइंड आउट द एम्पलीट्यूड ऑफ ईएमएफ आल्सो। और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ अभी लिखवाया था, क्या था? ई नोट इज इक्वल टू NAB ओमेगा NAB ओमेगा। ओमेगा ओमेगा। और ओमेगा होता क्या? ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी थीटा बाय थीटा बाय टाइम। टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे थीटा कितना दे रखा है? 200 राउंड है, एक राउंड में 2 पाई 200 और बाई मिनट तो 60। ये आपका हो गया कितना sir. आरपीएम? ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई? 400 पाई बाई 60 रेडियंस पर सेकेंड। ठीक है, ये आपका आ गया ओमेगा। डी की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, 10 to the Yes, power sir. minus। यस सर। एरिया निकाल पाओगे? Yes, Yes, sir. Pi r square. ठीक है, yes. और रेजिस्टेंस दे रखा है पाई स्क्वायर। तो क्या आप करंट निकाल पाओगे? नंबर ऑफ टर्न्स कितने दे रखे हैं? क्या? वन कॉइल लिखा है, तो वन ही होएगा। हाँ, ए सर्कुलर कॉइल है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या निकालो? ई नोट निकालो यहाँ से। ई नोट की वैल्यू, ई नोट इज इक्वल टू 1 इंटू निकालो। ई नोट इज इक्वल टू 1 इंटू एरिया विच इज पाई इंटू 0.3 स्क्वायर इंटू बी। बी का वैल्यू 10 to the power minus 2 और इंटू ओमेगा। ओमेगा भी निकाला, कितना है? 400 पाई बाई 60। कैलकुलेट करो इसको। So 6 pi square into 10 raised to power minus 3. 6 पाई स्क्वायर आ रहा है क्या? हाँ, 9। ये आपका आएगा 0.09। ये हो गया। ठीक है, 36 डिवाइडेड बाई, रुको कुछ और आएगा भाई, पाई स्क्वायर इंटू 400 इंटू 0.3 है ना, तो 0.09 10 to the power minus 2 डिवाइडेड बाई 60। तो ये आपका आएगा 36 डिवाइडेड बाई 60 So 6. पाई स्क्वायर इंटू 10 to the power minus 2 6 इंटू 6 नहीं आएगा, 0.6 36 बाई 60। ठीक है, अब इसको काट दो, माइनस। 0.6 ठीक है, तो ये आपका आएगा 1, ये 6 6 is 36. है ना, तो 6 पाई स्क्वायर इंटू 10 to the power minus 3। Minus 3. यस ठीक है, वोल्ट्स ये आ गया। ठीक है, अब करंट क्या दे रखा है? रेजिस्टेंस दे रखा है पाई स्क्वायर। ठीक है, Yes, sir. तो करंट का मैक्सिमम वैल्यू आई नोट निकालना है। आई नोट कैसे निकलेगा? आई नोट इज इक्वल टू ई नोट बाय आर। हाँ। ई नोट आपका 6 पाई स्क्वायर है, 10 to the power minus 3 डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर। Pi square. तो क्या आंसर आएगा? 6 ऑप्शन सी। Option मिली C. एम्पियर। Option C. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आया? यस सर। ये क्वेश्चन थे जो जनरेटर से पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको समझ आया आज जनरेटर क्या होता है, कैसे काम करता है, एडी करंट्स क्या होते हैं, यस और सर। एनर्जी कंजर्वेशन का ये कंसेप्ट कि भाई Q इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाई आर। आया? Yes. यस सर। तो ये सारी चीज़ें और नोट्स में शेयर कर दूंगा। EMI चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो गया है। अब अगला चैप्टर करेंगे अल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट। ठीक है, इसी Sir, यस सर। sir अगले चैप्टर में है ना LCR सर्किट।